हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बंशीधर चौधरी एक बार फिर से एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया। उसके बाद में वैद्युत फ्लक्स की हमने बात की, फिर गाउस के नियम की बात की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस ने 3 अनुप्रयोग अपने दिए थे। वैसे आरबीसी में हम 5 अनुप्रयोग पढ़ते थे, यहाँ पे 3 अनुप्रयोग वो अपने पास में हमने देखा है कि प्रकृति में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। सतत आवेश वितरण में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। तो उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग हम लीनियर पे लेते हैं, रेखा पे लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला अनुप्रयोग दिया कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, या परिभाषा हो सकती है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण अपने पास विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र की दिशा व तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा व तीव्रता ज्ञात कीजिए। सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा व विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें अपने पास में थोड़ा सा आपकी बुक में आपको दे नहीं रखा है, लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, दिशा ज्ञात करने में। किसके लिए करेंगे? दिशा ज्ञात करने के लिए। दिशा ज्ञात करना। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की दिशा यदि आपको ज्ञात करनी है तो देखिएगा, ये मेरे पास में कोई तार है। चलो मैंने तार थोड़ा सा मोटा ले लिया। ये वाला मेरे पास कोई क्या है कि तार है। इस तार को जैसे ही मैंने आवेश दिया, प्लस क्यों आवेश दिया, संपूर्ण आवेश तार के ऊपर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो जाता है। तार क्या है, अनंत लंबाई क्या है, ये अपरिमित अपने पास में कोई तार की एक लंबाई जैसी कोई परिमिति नहीं है। और इस तार के लंबाई मैंने क्या ले ली, एल लंबाई मान ली मैंने। एल लंबाई का मैं क्या ले लेता हूँ, कोई तार लेता हूँ। इस तार से आर दूरी के ऊपर कोई बिंदु पी लिया। इस बिंदु पी, अब ये बिंदु पी कहीं भी ले सकते हैं हम, यहाँ इसके अपने पास में किसी भी, या इस साइड भी हम बिंदु ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी आर दूरी से पे क्या लिया, एक बिंदु पी लिया। इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की या वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। देखिएगा, दिशा ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस तार के ऊपर एक अल्पांश ए बी ले लेता हूँ। अल्पांश क्या ले लिया मैंने, ए बी ले लिया, जिसका स्मॉल एल बी या फिर क्या कर सकते हैं डी एल उसकी क्या है, लंबाई है। इस अल्पांश के दोनों सिरों को हम मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात बिंदु पी पे ये जिस कोण के साथ मिलते हैं, मैंने कोण का नाम दे दिया क्या, अल्फा, या झुकाव कोण का मान के दे दिया अल्फा। अब देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी, दुश्मनी होगी, प्रतिकर्षण होगा, रिपेल होगा। अब ये ना तो एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, दोनों किसी भी एक्सिस में नहीं हैं, तो फिर इनके क्या लगा देते हैं हम, कंपोनेंट। कंपोनेंट लगाने की यदि बात की जाए, घटक यदि लगाने की बात की जाए, तो मैं घटक के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम पहले घटक लगा चुके हैं। ऑलरेडी अपने पास में घटक आ चुका है कि अपने पास में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की आपने तीव्रता ज्ञात की थी, उस समय आपने घटक लगा चुके हो। तो ये एल्फा, तो ये भी क्या होगा, एल्फा। ये एल्फा, तो ये भी क्या होगा, एल्फा। इस अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने इसको कोई नाम दे दिया DE1। ए के कारण दे दिया मैंने क्या, DE2 दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं 2 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। अब देखिएगा, अब अपने पास में ये परिणामी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है, वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस है। तो यहाँ इसके लिए हम घटक निकालेंगे। तो घटक की परिभाषा होती है, जिस दिशा का घटक निकालना होता है उस दिशा के साथ परिणामी के द्वारा, जिस दिशा का घटक निकालना होता है उस दिशा के साथ परिणामी के द्वारा बनाए गए कोण का कोज्या, कोज्या बोले तो कोस, और कोण क्या है, अल्फा, तो कोस अल्फा, तथा परिणामी का गुणनफल, तथा परिणामी का गुणनफल ही
उस दिशा का घटक कहलाता है। ये अल्फा इन दोनों एक्सिस के मध्य टोटल 90 डिग्री था, तो ये वाला अपने पास क्या बचा 90 माइनस अल्फा। ये वाला क्या बचा अपने पास में 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो क्या लिख दूँ मैं DE1 साइन अल्फा। ठीक इसी प्रकार जिस दिशा का घटक निकालना होता है उस दिशा के साथ में परिणामी के द्वारा बनाई गई कोण का कोज्या तथा परिणामी का गुणनफल ही क्या कहलाएगा उस दिशा का घटक कहलाएगा। तो क्या आ जाएगा DE2 कोस अल्फा। ये भी 90 था तो ये 90 माइनस क्या हो गया अल्फा हो जाता है। ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा कह दूं तो अपने पास DE2 साइन अल्फा। वाई एक्सिस में वाई और वाई डैश हो गए। वाई एक्सिस में अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण या ऊर्ध्वाधर एक्सिस में परिमाण में समान हुए दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स ये कर दिया साहब इन्होंने निरस्त। अब अपने पास में जो दिशा इसकी लगेगी वो किसके कारण क्षैतिज घटक के कारण। किसके कारण लगेगी क्षैतिज घटक के कारण। अतः इस तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षैतिज घटक पर के कारण या मैं कहूँगा अपने पास क्षैतिज में जुड़े कौन कौन से होंगे DE1 और DE2 कोस अल्फा के योग के बराबर होगी। तो ये तो निरस्त कर देगी। अतः हम कह सकते हैं किसी अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। और यह इधर जा रहा है तो प्लस में, यदि इधर से प्रवेश कर रही होती तो क्या होता माइनस में इसकी क्या होती दिशा होती। बाकी कुछ भी नहीं है। आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लैम्बडा इज ग्रेटर देन और लैम्बडा इज लेस देन के बारे में। लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0 और लैम्बडा इज लेस देन 0 के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये तो थी दिशा। दिशा कभी पूछी नहीं जाती है, काम में आएगी अपने आगे नॉलेज में। तो यहाँ पे पूछने की जो बात है वो क्या पूछेंगे विद्युत क्षेत्र, या आ सकता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछी जा सकती है। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की यदि आपको तीव्रता यदि ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे एक तार लेंगे, तार पे एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे और काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ से हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा इधर ध्यान दो। ये मेरे पास कोई तार है, चलो अकॉर्डिंग टू NCERT आपका तार ऐसे बना देते। इसको प्लस क्यों, ध्यान रखना है प्लस क्यों आवेश माइनस नहीं, अंदर नहीं है, बाहर इसके ऊपर है। तो ये प्लस क्यों आवेश मैंने दिया और समान रूप से इसके ऊपर क्या हो गया वितरित हो गया। यहाँ पे इसके R दूरी पे क्या एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की, क्योंकि ये अनंत लंबाई का तार है तो यहाँ पे हम जो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो पृष्ठ क्या होगा इसके टोटल कवर करेंगे। टोटल कवर करने के लिए आपके मन में आता सर ये बेलन ऐसे ही क्यों माना, बेलन हम ऐसे भी तो मान सकते हैं। ऐसे बेलन मानेंगे तो एक बहुत बड़ा अपने पास में काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बन जाएगा। और ये वाला जो है वो क्या है काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ। काल्पनिक जो होता है उसे हम मोस्टली डॉटेड से प्रदर्शित करते हैं। काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ। यदि बेलन हमने लिया है तो लंबाई L के बजाय इसकी क्या ले लेते हैं हमें ऊंचाई H ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे इससे वही R दूरी पे कोई हम क्या लेंगे बिंदु पे लेते हैं। तो ये भी दूरी क्या हो गई R, ये भी R, ये भी R। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यदि बेलन है तो उसके कितने फलक होते हैं 3। अरे देखा है ना बेलन, बेलन देखा ही नहीं, बेलन खाया भी होगा, मम्मी ने खिलाया होगा बेलन, यस और नो। और ऐसे नहीं यूं खाया होगा बेलन। यदि बात करते हैं बेलन की तो ये वाला मेरे पास समझिए
कि एक बेलन है, सिलेंडर है, जिसके एक फलक तो ये वाला, एक फलक ये वाला और एक फलक ये वाला। कितने फलक हो गए? 3 फलक। यदि यहाँ इससे पारित वैद्युत फ्लक्स की बात की जाएगी तो इससे भी पारित होगी, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं पारित होती हैं, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं पारित होते हैं। इस पृष्ठ की भी दिशा होगी, इस पृष्ठ की भी दिशा होगी और इस पृष्ठ की भी दिशा होगी। और उसके बाद में पारित वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे और जो निकलेगा वो तीनों का क्या कर लेंगे, हमें योग कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे मैंने कोई एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। ये लो भैया, हमने क्या ले लिया है कि अल्पांश। इस अल्पांश से पारित वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, किधर? लंबवत बाहर की ओर। अभी अभी हमने देखी है वैद्युत क्षेत्र का मान, और पृष्ठ की दिशा भी क्या होगी, वो भी अभी आपने देखा है, बाहर की ओर। ये पृष्ठ की दिशा BS। सेकंड फलक ये है, तो यहाँ पे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो तार के लंबवत बाहर की ओर। ये तार के लंबवत बाहर नहीं होगा, ये होगा कि तार बहुत पतला है अपने पास में, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर होगी। और ये जो फलक था, इस फलक की दिशा जो होगी लंबवत की बाहर की ओर, इस दिशा में होगी। ठीक ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये वाली होगी, और फलक की जो पृष्ठ की जो दिशा होगी, फलक के पृष्ठ की दिशा लंबवत बाहर की ओर, किधर? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, और अपने पास में दाईं ओर। अब देखिएगा यहाँ पे DS समांतर है एक के, तो थीटा इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। यहाँ थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब अपने पास में थीटा का मान भी हमने निकाल लिया, बेलन भी बना लिया। बेलन क्या है? बेलनाकार गाउसीय, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है, जिसके अपने पास पृष्ठ की दिशा लगाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा लगाई, तीनों दिशा हमने लगा दी। प्लस क्यू आवेश से आपने दे दिया, जो समान रूप से तार के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अब टोटल बेलन से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान हमें निकालने होंगे। तो निकालते हैं। बेलन से पारित वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स तो आपने देखा ही होगा, क्या होता है? फाई ए इक्वल टू ए वाई वेक्टर डॉट DS। यह सुनो, ये DS लेंगे तो क्या होगा? D फाई E। फाई वैद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि। विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता सदिश। पृष्ठ क्या है? सदिश है। दो सदिशों के गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है, तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। अर्थात क्या कह सकता हूँ? EDS कोस थीटा। यह सुनो, ADS अपने पास में क्या प्राप्त हो गया? कोस थीटा आपके पास प्राप्त है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अब एक फलक के बारे में बात करते हैं, बेलन से। बेलन के 3 फलक हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण बेलन से पारित वैद्युत फ्लक्स के लिए उसके तीनों फलकों से पारित वैद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। संपूर्ण बेलन से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान उसके तीनों फलकों से पारित वैद्युत फ्लक्स के मान के योग के बराबर होगा। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? D फाई E इक्वल्स टू क्या होगा? EDS कोस थीटा प्लस EDS कोस थीटा प्लस EDS कोस थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का ये तो सिर्फ अल्पांश से पारित वैद्युत फ्लक्स था। संपूर्ण तार से पारित या संपूर्ण बेलन से पारित वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करने वाले हैं? हमें क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई RH तक। समीकरण 2 का 0 से 2 पाई RH तक समाकलन करने पर करवाएगा समाकलन। इधर D इसका तो कहाँ से कहाँ तक हो जाए? 0 से फाई E तक। अब कई स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आएगी, माय डियर सर ये 0 से फाई E तक ही क्यों किया? तो क्योंकि हमने पारित वैद्युत फ्लक्स का मान फाई E के पढ़ा है, तो मिनिमम तो 0 और मैक्सिमम फाई E। तो ये लो अपने पास में D फाई E। इधर वाले की बात करते हैं 0 से 2 पाई RH। कहाँ कहाँ? EDS कोस थीटा प्लस 0 से 2 पाई RH
ई डी एस कोस थीटा प्लस 0 से 2 पाई आर एच ई डी एस कोस थीटा। थीटा का मान देखिएगा कितना मान है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखिएगा कोस 90 का मान कितना होता है 0, टोटली 0। तो 0 का चाहे समाकलन करो, चाहे उल्टा अपने पास में अवकलन करो, चाहे जोड़ो घटाओ भाग करो, अपने पास में क्या आने वाला है 0। नंगा क्या ना है, अगर क्या नहीं छोड़ेगा, ये तो सेम बात आ गई। तो यहाँ पे तो क्या जाएगा अपने पास में फाई ई, ये भी 0 और ये भी 0। तो अपने पास पारित विद्युत फलक का मान किसके कारण आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी एक फलक के कारण ही पारित विद्युत फलक का मान आने वाला है। तो क्या लिख दूँ मैं 0 प्लस 0 से 2 पाई आर एच ई डी एस प्लस 0। इसका समाकलन तो पता ही है कैसे हो गया, अरे सबको पता है ना, कल बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल। जैसे ही समाकलन 0 से फाई करते हैं तो उस पर क्या वैल्यू पुट आउट करते हैं, ये मिनिमम लिमिट है, ये क्या है मैक्सिमम। किसके लिए लगती है, ये निश्चित समाकलन के लिए लगती है। 11th क्लास में आपको बताया था मैंने निश्चित और अनिश्चित समाकलनों के बारे में। मैथ्स में अनिश्चित समाकलन चलते हैं ज़्यादातर, फिजिक्स में सारे के सारे क्या चलते हैं, निश्चित समाकलन चलते हैं। तो निश्चित समाकलन के लिए क्या लगती है, लिमिट, सीमाएँ लगती हैं, सीमा बंधन होता है। निश्चित है तो यहाँ से वहाँ तक सीमा थी 0 से 5 तक, मिनिमम सीमा 0, मैक्सिमम सीमा 5। तो देखिएगा ये 0, मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे अपने पास में 5a। फिर लिमिट को अंदर पुट आउट करते हैं तो क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम कितनी है 5a, मिनिमम कितनी है 0। तो ये लो मैंने पुट आउट कर दिया, तो इसमें से क्या बच गया अपने पास में 5e बच गया। तो ये वाला अपने पास 5e आ जाता है। ओके ठीक है सर, हो जाता है। आगे देखते हैं 5e इक्वल टू ये वाला e बाहर ले लो भैया, कांस्टेंट है क्योंकि इसने आवेश आपने एक बार दिया, एक बार आवेश देने के कारण एक बार विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, जो एक बार निश्चित है तो निश्चित का समाकलन नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का हम समाकलन नहीं करने वाले हैं, तो किसका करेंगे, ds का, जो क्या है पृष्ठ है। पृष्ठ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ओके क्लियर हो गया। लेकिन ds नहीं आएगा, जैसे वैल्यू पुट आउट कर दिया तो क्या आ गया, s आ गया, s पृष्ठ। अब s का मैक्सिमम मान 2 पाई आर एच, मिनिमम मान 0। तो देखिएगा 5e इक्वस टू a इंटू यहाँ पे 2 पाई आर एच माइनस 0, 2 पाई आर एच माइनस 0। एक स्टेप कम कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आपकी भी शायद मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी। a डॉट 2 पाई आर एच क्या आ गया, बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स का मान आ गया गाउस के नियमानुसार। गाउस के नियमानुसार क्या कहता है गाउस का नियम, 5e इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही कुछ होता है क्या, पारित विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि कुल आवेश समेशन q का मान q है अपने पास में, तो 5e इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 4। ये लो, ये भी 5e के बराबर, ये भी 5e के बराबर है। अपने पास में काड़ू के बराबर दोहड़ू है तो लालू और पीलू भी क्या हैं, बराबर होंगे। LHS इक्वस टू है तो RHS भी क्या होंगे, इक्वस टू होंगे। इक्वस टू होते हैं तो समीकरण 3 व 4 से हम बात करते हैं। समीकरण 3 व 4 की यदि बात करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, E डॉट 2 पाई आर एच क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से अपने दिक्कत आ गई, सर देखा देखा सा तो नहीं लग रहा है, इसमें नया आ गया, इसमें से कोई कटपट भी नहीं रहा है, तो हमने सॉरी हम इसका चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्यों आवेश ये क्या है, पूरे तार से पारित है। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो किसी
अल्पांश ले सकते हैं, किसी भी एक जगह के लिए निकालेंगे तो बाकी सभी जगह के लिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इसकी एकांक लंबाई ले लेते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश का मान रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि लेमड़ा इक्वल्स टू, याद है क्या अपने पास में क्या होता है, क्यू अपॉन में एल, क्यू अपॉन में एल, एल की जगह यहाँ क्या आ रहा है एच, तो ये अपने पास में क्या जाएगा, क्यू अपॉन में एच आ जाएगा। इसलिए क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, लेमड़ा एच। हाँ ये बात हुई ना सर कि हाँ इधर एच आ गया, इधर भी एच आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यही तो फिजिक्स है। यदि सामने कुछ इसके इक्वल नहीं मिल रहा है तो कोशिश करो, दिमाग लगाओ कि किधर से किधर हम चेंज करके कुछ नया हमें मिल जाए, ताकि वह इसमें से या तो कट जाए या इसमें जुड़ जाए, ताकि अपना सॉल्यूशन इजी हो जाए। बाकी और कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ई डॉट 2 पाई आर एच, और क्यों का मान क्या, लेमड़ा एच अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एच से एच कैंसिल। अपने को तो ए निकालना था, वैद्युत क्षेत्र निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो क्या आ जाएगा, लेमड़ा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एम टी आर। काम में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पे अपने पास में यदि बात की जाए ई डॉट 2 पाई आर एच, और ये वाली बात अपने पास में आ जाती है लेमड़ा अपॉन में। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 से गुणा कर दूँ, 2 से भाग कर दूँ, जितने से गुणा करते हैं उतने का भाग दे सकते हैं। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। तो इससे अगर गुणा भाग कर रहे हैं, क्यों, अपने सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं हम तो, क्योंकि हमें 2 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही नहीं है। तो ऐसा करें कुछ इजी मिल जाए हमें। तो क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा, यहाँ से कर देता हूँ मैं कंप्लीटली। तो E इक्वल्स टू वह आपके पास 2 लेमड़ा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में आर। हाँ वही ना बात, ये सर अपने पास में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। तो हमें आगे कैलकुलेशन में हमारे इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपकी बात, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, तो ये 1 कांस्टेंट बच्चा क्या आर। तो मैं यदि कांस्टेंट को हटाता हूँ तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल आ गया, और 1 अपॉन में आर आ गया। ई के आर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ई के आर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हैं, व्युत्क्रम में उल्टा बताया ना आपको, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अर्थात जैसे जैसे हम आर दूरी का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई का मान घटेगा। अर्थात इससे हमें प्राप्त हुआ कि जैसे किसी चालक से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का मान धीरे 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 कम होता जाता है। यदि इसे हमें सदिश रूप लिखना है तो इसमें सदिश रूप भी लिख सकते हैं। किसका, इसका सदिश रूप लिखेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, लेमड़ा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एन केफ, इंटू एन केफ। लेकिन हमने देखा एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, तो सदिश रूप इसे लिखने की जरूरत नहीं। कई बार पूछ लिया जाए तो आपको सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कूलॉम के नियम से बाद से लेके आगे तक अपने पास, जहाँ तक हम सेकंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं, वहाँ तक आपको सदिश रूप बता रहे हैं। कुछ भी मत करो, गुणा में क्या लगा दो, एन के, लेकिन किसके, जिसके सदिश राशि, क्योंकि सदिश रूप उसी का पूछेगा जो राशि कैसी है, सदिश राशि है। बस ये अपने पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। आज आपने क्या कर लिए, मिनिमम 3 नंबर तैयार कर लिए। तीनों गाउस के अनुप्रयोगों में से एक गाउस का अनुप्रयोग डेफिनेटली आएगा। और कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन अपने आने वाला है। और बहुत इजी है। अरे हो गए ना 3 नंबर आपके तैयार, बातों ही बातों में खेलते खेलते पता ही नहीं चला कब 3 नंबर आपके तैयार हो गए। बाकी सेकंड अनुप्रयोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।